ब्रेन होने का एक साइड इफेक्ट है कि हम किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं। जहां भी आप अपना अवेयरनेस लेकर जाएंगे उससे रिलेटेड आपके मन में थॉट्स या सेंसेशंस आने शुरू हो जाएंगे। हमारा मन वो सब सोच सकता है जो कि एग्जिस्ट करता है और उस बारे में भी सोच सकता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। जो चीजें हुई नहीं है उसके बारे में भी सोच सकता है और जो चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में भी सोच सकता है। तो हमारे मन के अंदर एक ताकत है कि जहां भी हम अपना ध्यान लेना चाहें हम वहां पर ले जा सकते हैं और उस बारे में सोच सकते हैं। जैसे आप अपने घर के किसी फर्नीचर पर अपना ध्यान लेकर जाएं, आप बड़ा कुछ उनके बारे में सोच सकते हैं। आप अपने घर के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना शुरू करें, बड़े सारे विचार आपके मन में उनको लेकर आ जाएंगे। आप अपने घर के बाहर के वातावरण के बारे में सोचना शुरू करें, आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। राजनीति के बारे में सोचना शुरू करें, करियर के बारे में सोचना शुरू करें, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करें और आपके मन में विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर, अपने बॉडी में आने वाली सेंसेशंस पर अगर लेकर जाएंगे तो आपका मन जो है उसमें भी बड़े सारे विचार लाना शुरू कर देगा, उसमें भी बड़े सारे कंसर्न्स दिखाना आपको शुरू कर देगा। आप चाहें तो अपने बॉडी में सेंसेशंस कैसे आती हैं, कौन सी आती हैं, कहां से आती हैं, कब आती हैं, कितनी ज्यादा कितनी कम आती हैं, आवाजें आ रही हैं, कुछ दिख रहा है, कुछ स्किन के ऊपर सेंसेशंस हैं या कुछ टेस्ट है, कुछ स्मेल है, जितने भी आपके सेंसेशंस हैं आप जब भी अपना ध्यान उन पर ले जाना चाहेंगे आप पाएंगे कि आप बड़ा कुछ महसूस करने लगेंगे, बड़ा कुछ वहां पर नोटिस करने लगेंगे। आप अपने बॉडीली सेंसेशंस और अपने थॉट प्रोसेस के बारे में भी बड़ा कुछ सोच सकते हैं, बड़ा कुछ दिमाग में आ सकता है अगर आप अपने थिंकिंग पर ध्यान लेकर जाएं। तो मन का एक ऐसा तरीका है कि जहां ध्यान जाएगा वहां पर वो उसके बारे में नए नए विचार लाना शुरू करेगा और नए नए तरीके के उसके अंदर एक्सपीरियंसेस आप करना शुरू करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये एक क्षमता की तरह है, एक एबिलिटी की तरह है। जैसे कि कोई पर्सन बहुत क्रिएटिव है, कोई राइटर है, कोई साइंटिस्ट है या कोई आर्टिस्ट है, पेंटर है, किसी भी टाइप के ऐसे क्रिएटिव या कुछ इनोवेटिव पर्सन के लिए तो इस तरह का अटेंशन देना बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि वो उसके करियर में, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लाएगा और तरक्की लाएगा। पर वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये सो कॉल्ड एबिलिटी एक तरह के साइड इफेक्ट के तौर पे काम करती है, एक तरह के सिम्टम के तौर पे काम करती है, जिसकी वजह से एक पर्सन की लाइफ में इंपेयरमेंट मतलब एक डिसफंक्शन आ जाता है, लाचारी आ जाती है और एक व्यक्ति अपनी लाइफ में ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में इस तरह के बॉडी सेंसेशंस और थॉट प्रोसेसेस बार बार कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करते रहते हैं, बार बार उनके ध्यान उन तरफ जाता है और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, इंट्रूसिव थॉट्स हो जाती हैं। इनफैक्ट इन सेंसेशंस में कुछ अनवांटेड सा उनको महसूस होने लगता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत खराब होती है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एंजाइटी उठती है। वो इस सेंसेशन या इस थॉट को मन से हटा नहीं पाते, बहुत ज्यादा एनर्जी उनकी उन थॉट्स में या सेंसेशंस में निकल जाती है और ऐसे में वो अपने को बहुत ज्यादा टायर्ड और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड पाते हैं। इस हद तक हेल्पलेस और होपलेस हो जाते हैं कि वो इन्हें हटा नहीं पाते और ऐसे में ये जो सेंसेशंस या जो थॉट्स हैं ये उनके लिए एक बीमारी का रूप ले लेता है और इसी को कहते हैं सेंसरी मोटर ओसीडी और दूसरा एक सब टाइप है जिसे कहते हैं हाइपर अवेयरनेस ओसीडी। इन्हीं दो ओसीडीज के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। क्या होते हैं हाइपर अवेयरनेस और सेंसरी मोटर ओसीडी? ओसीडी के दो सब टाइप्स हैं जिन्हें कहा जाता है हाइपर अवेयरनेस ओसीडी और सेंसरी मोटर ओसीडी। हाइपर अवेयरनेस ओसीडी के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमारे थॉट प्रोसेस में चली जाती है जिसमें बहुत सारा एनर्जी और टाइम खर्च हो जाता है और थॉट्स कैसे आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं, कैसे थॉट्स पास हुई, कौन सी थॉट आई, कौन सी नहीं आई, किसको आना चाहिए था, किसको नहीं आना चाहिए था, इसी में एक व्यक्ति का सारा समय चला जाता है। और ऐसे में अगर कोई थॉट उसे पसंद ना हो जो कि वो चाहता है कि नहीं आनी चाहिए तो ऐसे में बहुत सारा अननेसेसरी ऑब्सेसिव कंटेंट माइंड में आता है, बहुत सारी एंजाइटी मन में उठती है जिसकी वजह से एक पर्सन ओसीडी का शिकार होता है। और ये एक ऐसा ओसीडी है जिसे प्योर ओसीडी का पार्ट माना जाता है, मतलब प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी, जिसके अंदर मेनली सिर्फ ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स जो है वो सिर्फ माइंड में होती हैं, वो बाहर के बिहेवियर में दिखाई नहीं देती। इसी के साथ सेंसरी मोटर ओसीडी में बॉडी के जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए कोई व्यक्ति अवेयर हो सकता है उनका ओसीडी हो सकता है। मतलब ऐसी कुछ सेंसेशंस या बॉडी या फिजिकल मैकेनिज्म्स जिस पर एक पर्सन का बहुत ज्यादा अवेयरनेस जा रहा है और वो उनसे परेशान है कि वो ऐसे या वैसे क्यों हो रहे हैं
और वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके से होने चाहिए या एक तरीके से नहीं होने चाहिए। इस तरह की जब जद्दोजहद में एक व्यक्ति लगा रहता है तो उसके बॉडीली सेंसेशंस उसकी अवेयरनेस में इंटरफेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेंसरी मोटर ओसीडी एक व्यक्ति को हो जाता है। धीरे 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 जब ये हाइपर अवेयरनेस और ये जो सेंसेशंस का जो अवेयरनेस है ये एक पर्सन के माइंड को घेरने लगता है, एक व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा घिर जाता है, तो ऐसे में लगता है इनको मन से निकाल नहीं सकता। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कुछ हो जाएगा, कोई कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट घट जाएगा अगर वो इन थॉट्स को अपने मन से नहीं निकाल पाए। तो एक कैटास्ट्रोफाइजेशन आ जाती है, लगता है कि बस ये किसी तरह से रुक जाएं, चले जाएं, खत्म हो जाएं, नहीं जाएंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा, और ऐसे में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। और जब एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा तो उसको निकालने के लिए कोई व्यक्ति एक टेम्परेरी तरीका निकाल लेता है जिसे कि कंपल्जन कहते हैं। वो कुछ ऐसा कंपल्सिव एक्ट कर सकता है या कुछ ऐसा कुछ कंपल्सिव थॉट सोच सकता है जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पर अपने उस थॉट या सेंसेशन से रिलीफ ले ले, उसको हटा दे या किसी तरह से उसको दबा दे। और ये कंपल्जन्स और भी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि ओसीडी का नेचर है, जितना ज्यादा एक पर्सन कंपल्जन्स करता रहता है उतना ज्यादा उसका ओसीडी सीवियर होता जाता है। पहले बात करेंगे हाइपर अवेयरनेस ओसीडी के बारे में। हाइपर अवेयरनेस ओसीडी जैसा कि बताया, इसमें एक पर्सन अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है। हाइपर अवेयरनेस ओसीडी जो कि थॉट्स पर फोकस्ड होता है, उसमें एक पर्सन अपने थिंकिंग प्रोसेस पे बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड होता है, ऑब्सेस्ड होता है, जिसमें कोई भी थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि क्या मेरी कंसंट्रेशन प्रॉपर बन रही है नहीं, तो वो पर्सन बार बार चेक करेगा कि कोई चीज पढ़ते वक्त या किसी से बात करते वक्त उसका कंसंट्रेशन बना था या नहीं। मेमोरी को लेकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अवेयर हो सकता है कि कोई चीज अगर उसके मन से निकल गई, स्किप हो गई, कोई चीज जो कि एक्सपेक्टेड थी कि याद रहनी चाहिए थी वो उसके मन में याद नहीं आई, या कोई भी ऐसे डे टू डे इवेंट जहां पर एक पर्सन को लगता है कि उसे ये चीज याद करके करनी चाहिए थी या याद होनी चाहिए थी, वो बार बार उसको चेक करता है और देखता है कि क्या उसे ठीक तरीके से कोई चीज याद रही या नहीं रही। कंसंट्रेशन और मेमोरी वाला ओसीडी अक्सर स्टूडेंट्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। जैसा कि ओसीडी का नेचर होता है वो मेनली स्टूडेंट लाइफ में शुरू होता है, जब बच्चा 12, 14, 15 साल का होता है या 18, 20 की उम्र तक आते आते बहुत से लोगों में ओसीडी डेवलप हो चुका होता है। और यही वो क्रूशियल टाइम होता है जहां पर एक बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, करियर भी बना रहा है। तो अक्सर ये हाइपर अवेयरनेस ओसीडी बहुत कॉमनली देखा जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे कि कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई अपने 11th 12th के एग्जाम्स की या कोचिंग के लिए पढ़ रहा होगा, या किसी भी तरह से अपनी लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहा होगा, तो वो अपने पर्सनैलिटी, अपने थॉट्स के बारे में कई सारी चीजों को लेकर ऑब्सेस हो सकता है। जैसे मेमोरी कंसंट्रेशन बताया, उसी तरह से कोई व्यक्ति डिसीजन मेकिंग को लेकर ऑब्सेस हो सकता है कि वो डिसीजन ठीक से बना रहे हैं नहीं। कोई अपने चीजों को लेकर, अपने जजमेंट्स, अपने इवेल्युएशंस को लेकर ऑब्सेस्ड हो सकता है। कहीं भी कोई चीज सुन ली कि हाँ, एक अच्छी थिंकिंग प्रोसेस के लिए आपको क्रिएटिव होना जरूरी है या आपको अच्छा डिसीजन लेना जरूरी है, तो एक ओसीडी पर्सन क्या कर सकता है कि वो इन चीजों को लेकर अपने माइंड में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है। जैसे कहीं सुन लिया कि आपको क्रिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग अपनानी चाहिए, आपके अंदर बहुत स्ट्रांग इमेजिनेशन होनी चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सको अपने करियर में। जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स में ये बहुत प्रीऑक्यूपेशन होता है कि हमारा माइंड इनोवेटिव होना चाहिए। तो हो सकता है एक ऐसा स्टूडेंट जो कि ज्यादा इमेजिनेटिव होना चाहता है, वो अपने मन में छोटे छोटे आइडियाज को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, वो चेक करने लगे कि उसके माइंड में आइडियाज कैसे आते हैं, कौन से क्रिएटिव, कौन से इनोवेटिव आइडियाज हैं, और इसी में उलझ के उसका ओसीडी डेवलप हो जाता है। और ऐसे में कुछ ऐसे थॉट्स उनके मन में अपीयर हो सकते हैं, कुछ ऐसी इमेजेस जिसको लेकर वो चाहते हैं कि वो ना आए, वो चाहते हैं कि ये गलत इमेज है या अच्छी इमेज नहीं है, उसको वो हटाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो उन इमेजेस या उन थॉट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा अवेयर हो सकते हैं, जिस वजह से उनके अंदर कंपल्जन्स आ सकती हैं। तो इस तरह से हाइपर अवेयरनेस ओसीडी दिखाई देता है। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का मानना है कि हाइपर अवेयरनेस ओसीडी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले कुछ स्टिमुलेशंस पर भी देखा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको आपके एनवायरनमेंट में से कोई साउंड आ रही है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे आप बैठे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, और पीछे से मान लीजिए कोई हॉर्न बज रहा है या कोई मशीन चल रही है या कोई बात कर रहे हैं लोग, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस
जो कि आपको हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको उसकी आवाज से, उसके नेचर से, उसके पैटर्न से, वो किस रूप में आता है, क्या फॉर्म लेता है, उससे बड़ी इरिटेशन, बड़ी परेशानी हो सकती है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपर अवेयरनेस ओसीडी इस तरह से भी देखने में आता है जब एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट की लाइट्स, साउंड्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइप के साउंड से इरिटेट होता है, परेशान होता है और उस पर उसका बार बार ध्यान जाता है, बार बार वो फोकस करता है कि ये आवाज कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए थी, उसके छोटे छोटे बारीकी में जाकर उसको ऑब्जर्व करता है। इसी के साथ कई सारे लोग जिनको हाइपर अवेयरनेस ओसीडी है, वो अपने बॉडी के अंदर के एनर्जी लेवल्स को लेकर भी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं कि मेरे अंदर आज एनर्जी है या नहीं है। आज जब मेरे अंदर एनर्जी अच्छी होती है तो मैं अच्छे से काम कर पाता हूं, जब एनर्जी नहीं होती तो मैं ये काम नहीं कर पाता। वो दिन भर में अपनी एनर्जी लेवल्स को चेक करते हैं, क्या खाया उससे एनर्जी कितनी आई, क्या नहीं खाया, नींद कैसी आई। दवा ले रहे हैं तो दवा के हिसाब से बहुत ज्यादा अपनी कैलकुलेशंस बनाते हैं, अपने जोड़ तोड़ करते हैं कि कौन सी दवा लेने से कितनी एनर्जी आई, कितना माइंड शार्प हुआ, कितना कंसंट्रेशन बना और कौन सी दवा से मेरे को प्रॉब्लम आई। तो अक्सर ऐसे लोग जिनको प्योर ओसीडी है और खासकर हाइपर अवेयरनेस ओसीडी है, वो तो बहुत ज्यादा अपने मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इस वजह से वो कई तरीके के अपने एनालिसिस देते रहते हैं। तो किसी भी तरीके का एनालिसिस जो कि किसी की फंक्शनिंग में, किसी की डे टू डे लाइफ के कोई भी साइकोलॉजिकल फंक्शन में आ सकता है, वो हाइपर अवेयरनेस ओसीडी का पार्ट होता है। अब बात करेंगे सेंसरी मोटर ओसीडी के बारे में। ये बिल्कुल एक अलग क्लास ऑफ सिम्टम्स है जिसके अंदर बॉडीली सेंसेशंस या बॉडीली प्रोसेसेस के ऊपर एक पर्सन का बहुत ज्यादा अवेयरनेस जाता है, या ये कहें कि वो उन प्रोसेसेस के आने जाने, काम करने के ढंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। उसको लगता है कि शायद ये प्रोसेस मेरे ठीक से काम नहीं कर रहे या जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिक मानते हैं कि सेंसरी मोटर ओसीडी भी एक तरह का हाइपर अवेयरनेस ओसीडी है, क्योंकि यहां पर भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस लग रही है। बस फर्क इतना है कि यहां बॉडी के ऊपर अवेयरनेस जा रही है बजाय कि थॉट्स पे जाने के। पर बेहतर तरह से समझने के लिए, और क्योंकि कई सारे पेशेंट्स बिल्कुल दोनों अलग अलग टाइप के ओसीडीज रखते हैं, कुछ के अंदर सिर्फ हाइपर अवेयरनेस मिलेगा तो कुछ में सेंसरी मोटर, इसलिए इन दोनों ओसीडीज को अलग कर लिया जाता है ताकि ज्यादा अच्छे ढंग से लोगों की पहचान हो सके और लोगों का इलाज भी बेटर तरीके से किया जा सके। और जरूरी है कि हम बीमारियों को जितना हो सके उतना अलग अलग करके पहचाने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना कोई बीमारी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिम्टम्स या स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स के तौर पे पहचानी जाएगी, उतना अच्छे से उसका इलाज किया जा पाएगा और पेशेंट की रिकवरी भी उतनी अच्छी होगी। इसीलिए बीमारी के क्योंकि नेचर बहुत अलग है और कुछ लोग सिर्फ सेंसरी मोटर ओसीडी से पीड़ित होते हैं तो कुछ लोग सिर्फ हाइपर अवेयरनेस ओसीडी से पीड़ित होते हैं, तो कुछ लोगों में दोनों टाइप के सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को अलग कर लें, ये दो टाइप के ओसीडी को अलग तरह से देखें। आमतौर पर पाए जाने वाले सेंसरी मोटर ओसीडी के सिम्टम्स कौन से होते हैं? जैसे ब्रीदिंग पे बहुत ज्यादा फोकस जाना, सांस ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं मेरी सांस रुक तो नहीं गई, कहीं ठीक से मेरे अंदर ऑक्सीजन गई या नहीं गई, कहीं मैंने ज्यादा तो एक्सहेल नहीं कर लिया। इसी चीज में एक पर्सन का माइंड सारा टाइम उलझा रहता है। फिर एक और कॉमन सिम्टम है ब्लिंकिंग, आंखों का ऐसे झपकाना, ब्लिंक करना। ब्लिंकिंग कितनी बार हुई, ठीक से हो रही है नहीं, आंखें पूरी झपक रही है नहीं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, जल्दी तो नहीं हो रही या धीरे तो नहीं हो रही, या किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले स्टिमुलस से अपनी ब्लिंकिंग को लिंक कर लेना। जैसे कि कोई आवाज आती है या कोई ऐसा कुछ सुनने में या कुछ महसूस होता है तो ब्लिंक करना। तो ब्लिंकिंग को एसोसिएट करना किसी और स्टिमुलस से या फिर ब्लिंकिंग को ही बार बार एनालाइज करना, इस चीज का ओसीडी हो सकता है। फिर एक कॉमन ओसीडी टाइप आता है आई फ्लोटर्स, आंखों के आगे कुछ तैरता हुआ, कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। आंखें बंद करें या आंखें खोलें, दोनों टाइम एक पर्सन ऑब्सेस्ड हो सकता है कि उसकी आंखों के आगे कुछ उसको चलता हुआ या उड़ता हुआ महसूस हो रहा है, और वो अलग अलग रूप बदलेगा। कभी वो कलरफुल होंगे तो कभी वो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी वो लंबे होंगे, गोल होंगे, छोटे होंगे, अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स में एक पर्सन ऐसा देखता है कि उसकी आंखों के आगे जैसे कि कुछ उसे दिख रहा है। कुछ लोगों को आंखें बंद करके महसूस होता है तो कुछ लोगों को खुली आंखों से भी ऐसे फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, मतलब कि उसको लगता है कि हाँ आगे कुछ है, कुछ ऐसा उड़ता हुआ या कुछ ऐसा तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ हवा में कुछ दिख रहा है, ऐसा उसको लगता है। उसके लिए वो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब आई फ्लोटर्स जो है वो तो एक काफी कॉमन एक्सपीरियंस है। कोई भी पर्सन अगर थोड़ा सा अटेंशन देने की कोशिश करे तो वो आई फ्लोटर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। पर ओसीडी पर्सन क्या है, उन पर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगता है। इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ ओसीडी पर्सन को दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। ये आमतौर पर किसी को भी दिखाई या महसूस हो सकती है, पर ओसीडी पर्सन उस पर ज्यादा ध्यान लेकर जाता है। फिर आती है हार्ट बीट्स, बहुत कॉमन सिम्टम है। हार्ट बीट्स कितनी आ रही हैं, बार बार अपने हार्ट बीट चेक करना, बीपी बार बार चेक करना, हार्ट बीट्स ठीक से हो रही है नहीं,
जैसा डॉक्टर्स बताते हैं आइडियल हार्ट बीट्स का जो स्टाइल है वो हो रहा है या नहीं, मेरी हार्ट बीट्स का काउंट कितना है, या तो उसको वो किसी टाइमर से काउंट करेंगे या खुद ही अपना हाथ रख के किसी तरह से उसको काउंट करने की कोशिश करेंगे। तेज हार्ट बीट हुई तो वो चेक करेंगे, स्लो हो गई तो वो चेक करेंगे। तो सारा टाइम वो लगे रहेंगे इसी चीज को चेक करने में कि उनके हार्ट बीट्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं। फिर एक और सिम्टम आता है कुछ पेशेंट्स में देखने को, वो होता है कि उनके शरीर पर उनको जो क्लोथ है, उनका जो कपड़ा है वो कैसा महसूस हो रहा है, वो उसको नोटिस करते हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे कपड़ा कहां पर क्या महसूस कराता है उसको ध्यान देंगे। कहीं चुभ रहा है, कहीं पर टाइट है, कहीं पर वो रगड़ खा रहा है, कहीं पर वो किसी तरह से घिसा हुआ महसूस हो रहा है, कहीं पर वो मुलायम है तो कहीं पर वो थोड़ा सख्त महसूस होता है। ये सारी चीजों को नोटिस करना, इसमें उलझे रहना। कपड़े पहनते वक्त वो हमेशा नोटिस करते हैं कि उनकी स्किन पर कपड़ा पहनता हुआ कैसा महसूस हो रहा है। कपड़े उतारते वक्त वो महसूस करेंगे कि कपड़े जो है शरीर से जब निकल रहे हैं तो कैसा महसूस कराते हैं, ठीक तरीके से निकल रहे हैं या नहीं। कभी कभी वो कुछ कपड़ों को अपने शरीर पर बांधकर टाई करके किसी तरह से चेक करेंगे कि उनको फील कैसा होता है। इनफैक्ट उन्होंने कपड़े पहने कैसे हैं, क्या ठीक तरह से पहने हैं या नहीं, क्या वो पहनकर ठीक लग रहे हैं या नहीं, उसका फील उनको ठीक से आ रहा है या नहीं, वो ये भी चेक कर सकते हैं। तो कपड़ों में बहुत ज्यादा एक व्यक्ति उलझ सकता है। फिर एक ओसीडी आता है जो कि बहुत ज्यादा देखने में नहीं मिलता पर फिर भी लोगों में हो सकता है। वो होते हैं कि उनके जॉइंट्स ठीक से क्रैकिंग आवाज निकालते हैं या नहीं। जैसे ऐसे हम आवाज निकालते हैं अपने हाथ की, इस तरीके से वो बार बार इसको कर करके चेक करेगा कि ये ठीक से हो रहा है या नहीं, हर उंगली में हो रहा है या नहीं, ठीक तरीके से हर बार एक बराबर आवाज आ रही है नहीं। और कई बार वो इतनी ज्यादा बार अपनी उंगलियों से ऐसे कड़क कड़क की आवाज निकालेंगे कि उनके हाथ भी दुख सकते हैं और उनको दर्द भी हो सकता है। पर वो इससे बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं और कई बार बहुत देर तक इस चीज में उलझ सकते हैं। कोई काम करते वक्त जहां उंगलियां या हाथ इस्तेमाल में आते हैं वो वहां भी महसूस करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे कि क्या उनको ऐसी कड़क की आवाज आई या नहीं आई, कितनी आई, कैसी आई, कब आई। इस चीज में उनका सारा ध्यान लगा रहेगा। फिर एक और कॉमन सिम्टम आता है पोस्चर को लेकर, बैठे कैसे हैं, खड़े कैसे हैं, चल कैसे रहे हैं। अपने पोस्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान बनाना, अलग अलग टाइम पर वो किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे चल रहे हैं, ठीक तरीके से किया या नहीं किया। बस हमेशा ओसीडी पेशेंट क्या करता है, अपना एक आइडियल बना लेता है, अपना एक स्टैंडर्ड बना लेता है और उसके हिसाब से फिट करने की कोशिश करता है अपने बॉडीली प्रोसेसेस को। तो जितने भी यहाँ बॉडीली प्रोसेसेस या जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूं, इसके अंदर एक पर्सन अपने को एक ठीक ठाक तरीके से करने के ऑब्सेशन में लगा रहता है कि मेरा पोस्चर ठीक है या नहीं, क्या ऐसे टाइम पर मेरा पोस्चर ऐसा होना चाहिए या नहीं। जैसे कई लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे होते हैं, वो किसी प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो किसी पर्सन को अगर ओसीडी होगा तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि मैं ठीक से खड़ा होता हूं या नहीं, मेरा जो शोल्डर है वो ठीक पोजीशन में है या नहीं, मेरा सर कहीं आगे या कहीं पीछे तो नहीं है, झुका हुआ तो नहीं है, कहीं मेरा शरीर देखने में झुका हुआ तो नहीं लग रहा या कहीं टिल्टेड तो नहीं है। वो बस यही सब चीजें चेक करेंगे और बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे और कभी कभी इतने बारीकी में चले जाएंगे कि वो पूरा दिन बस अपने को अलग अलग पोस्चर्स में ला के उसको चेंज करके बस चेक ही करेंगे कि ठीक ठाक तरीके से वो अपना पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। फिर आता है हाथों और पैरों की शेप, उनकी पोजीशन और उनकी फॉर्म। वो अक्सर अपने हाथ अपने पैरों को चेक करते हैं कि वो ठीक फॉर्म में है या नहीं, वो कहीं डिस्टॉर्टेड तो नहीं हो गए, वो अपने सही पोजीशन पर हैं या नहीं। वो कोई काम करते हैं तो उनका हाथ ठीक से चल पा रहा है, काम कर पा रहा है या नहीं, उनके जॉइंट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनके पैर ठीक से चलते हैं या नहीं, चलते समय और दौड़ते समय उनके स्पीड कितनी रहती है, क्या पैर उनका पूरा साथ दे पाते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैर उतने उठ ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे जितना कि होना चाहिए, या पैरों के नीचे कोई स्पेस तो नहीं आ जाता जिसकी वजह से वो कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए। कुछ इस तरीके के ऑब्सेशंस आएंगे जिसमें वो अपने मन में कई तरीके के ऐसे आइडियाज क्रिएट कर लेंगे अपने चलने और हाथ को यूज करने के इर्द गिर्द, कि जैसे उनको लगेगा कि उनके हाथ पैर ठीक तरह से काम करते भी हैं या नहीं, या वो ठीक तरह से अपने नेचुरल तरीके से हो पा रहे हैं या नहीं। फिर एक और बड़ा कॉमन सिम्टम होता है स्वेलो करना, खाने को या थूक को निगलना। कुछ खाते हैं, पीते हैं या थूक होती है, सलाइवा होता है गले में, उसको निगलने का ओसीडी। बार बार उसको निगलेंगे, बार बार उसको ऐसे स्वेलो करेंगे चेक करने के लिए कि ठीक तरह से खाना अंदर जा रहा है या नहीं, खाना ठीक से उनकी फूड पाइप में एंटर करेगा या नहीं, उनको इस तरह का डर होता है। तो वो बार बार चेक करते हैं, टच भी करेंगे, हाथ लगाएंगे, खाने को अपने गले में महसूस करेंगे, कोई चीज सख्त खाएंगे या नरम खाएंगे तो चेक करेंगे ठीक से चबा पा रहे हैं या नहीं, ठीक से स्वेलो कर पा रहे हैं या नहीं। खाने को बहुत देर तक चबाते रहेंगे इस उम्मीद में कि खाना जब बिल्कुल पतला हो जाएगा, थूक से मिलकर वो बिल्कुल ऐसे पानी जैसा बन जाएगा, तो उसको निगलेंगे ताकि आराम से वो उनके पेट में चला जाए। उनको कई बार दर्द भी महसूस हो सकता है, कई बार कहेंगे कि नहीं मेरा खाना अटक गया, मुझे सांस नहीं आ रही, शायद मुझे उल्टी आ जाएगी, शायद मेरा खाना ठीक से जा नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा,
कई बार वो इस वजह से उल्टी भी करने की कोशिश करते हैं या अपने अंदर कुछ दूसरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार इस टाइप का जो ओसीडी है वो कुछ दूसरे एंजाइटी सिम्टम्स के साथ मिलता है, जिसमें कि कुछ दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है पर्सन। तो इस तरह के जो भी फूड या फीडिंग से रिलेटेड जो फियर्स हैं उससे जुड़ा हुआ हो सकता है स्वेलो करने का ओसीडी। कई बार वो ये देखेंगे कि कितना खाना खा रहे हैं, कितनी बार खाते हैं, कितनी बार चबाया है, ज्यादा तो नहीं लिया, कम तो नहीं लिया। उसका पैटर्न भी नोट करते हैं कि एक तरफ चबाएंगे तो कैसा लगेगा, दूसरी तरफ चबाएंगे तो कैसा लगेगा, और फिर उसको निगलने में कैसा लगेगा, कितनी जल्दी खाना निगलना चाहिए, कितना देर तक चबाना चाहिए, इसी में उनका पूरा ध्यान लगा रहता है। तो ये रहे हाइपर अवेयरनेस और सेंसरी मोटर ओसीडी के सिम्टम्स। अब होता क्या है कि आमतौर पर ये क्योंकि प्योर ओसीडी का पार्ट होते हैं, इसलिए बाहर से एक व्यक्ति नहीं दिखता कि वो इन ऑब्सेशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है या वो किसी तरह का कंपल्जन कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर चेकिंग हो रही है, मेंटल कंपल्जन हो रही है, कुछ रूमिनेशन चल रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। ये सब चीजें एक व्यक्ति के मन में चल रही हैं। बाहर से एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देगा, जैसे कि अपना काम कर रहा है या जैसे कुछ चीज में इंगेज्ड है, पर अंदर ही अंदर एक पर्सन काफी समय ले लेगा, जिस वजह से उसका जो एक्चुअल वर्क है जिसमें वो इंगेज था वो डिले हो जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। जितने भी सब टाइप्स होते हैं ओसीडी के, उनमें कोई ना कोई ऐसा एक फियर्ड आउटकम होता है कि अगर ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ऐसा एक आउटकम, कुछ ऐसा एक रिजल्ट जिसका उनको बहुत डर होता है कि कहीं वो देखने में ना मिल जाए, कहीं वो एक्सपीरियंस करने में ना आ जाए, कि अगर मैंने खाना ठीक से नहीं निकला तो कुछ हो जाएगा, अगर मैंने सांसें चेक नहीं की तो शायद मुझे सांस नहीं आएगी, शायद मैं मर जाऊंगा, या अगर मैंने दिल की धड़कन को चेक नहीं किया तो कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट काम करना बंद ना कर दे। कुछ इस तरह का फियर्ड आउटकम होता है, कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंस, कुछ ऐसा अंजाम जो हो जाएगा जिसको लेकर एक पर्सन के मन में डर है और जिसको रोकने के लिए, जिसको दबाने के लिए किसी तरह से वो प्रयास करता है, और उसी तरह का एक गलत प्रयास वो डेवलप कर लेता है जिसमें कि वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो ये जो डर है उसको रोकने के लिए चेकिंग करेगा, एश्योरेंस लेगा, कंपल्जन बना लेगा, अवॉइडेंट हो जाएगा, अवॉइड करेगा किसी सिचुएशन या किसी एक्सपीरियंस को, या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, एक नेगेटिव चीज से पॉजिटिव चीज को लाकर उसको कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा। हाइपर अवेयरनेस और सेंसरी मोटर ओसीडी में एक पर्सन को अक्सर ये डर हो जाता है, अक्सर ये डर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस है ये उसकी कभी जाएगी नहीं। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये जो अवेयरनेस है, जिस चीज की उसको अवेयरनेस हो रही है बॉडी को लेकर या थॉट्स को लेकर, वो इतनी ज्यादा उसे दिखाई देती है, महसूस होती है कि वो कभी जाती हुई दिखाई नहीं देती, और उसके मन में डर बैठता है कि मेरा दिमाग हमेशा ऐसे ही काम करता रहेगा, मेरा दिमाग बहुत क्रेजी हो जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा, जिस वजह से उसे लगता है कि बस लाइफ टाइम मेरा माइंड जो है बस वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा इन चीजों में, कुछ भी कर नहीं पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो पूरा जो ओसीडी है, सेंसरी मोटर और हाइपर अवेयरनेस, ये हर उस सेंसेशन या थॉट से जुड़ी हो सकती है जो उसके मन में आ रही है, जो बहुत मोमेंटरी बेसिस पर चेंज हो रही है। थॉट्स हर सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जितना भी छोटे से छोटा सेकंड का हिस्सा ले ले, उसमें वो थॉट्स जो है वो बदलती हुई महसूस होती हैं। तो एक पर्सन का दिमाग बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस जा सकती है, बॉडीली सेंसेशंस के साथ भी ऐसा लग सकता है। तो इसलिए इतना ज्यादा डीप, इतना ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है ये ओसीडी, जिस वजह से एक पर्सन को लगता है कि वो पागल हो जाएगा बिल्कुल अगर ये थॉट्स उसके मन में ऐसे आती रही। तो उसके मन में डर आएंगे कि शायद वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा, अपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम में अगर वो लग जाएगा तो वहां पर ये सारा टाइम अवेयरनेस उसको परेशान कर देगी, वो काम नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, रिलेशनशिप्स नहीं चल पाएंगी, लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, लाइफ में कभी खुशी नहीं मिल पाएगी, लाइफ में हमेशा ऐसा दुख रहेगा। जहां जाएंगे ये अवेयरनेस उनके साथ जाएगी, क्योंकि ये अवेयरनेस उनकी हटती नहीं। क्लीनिंग वॉशिंग ओसीडी में एक पर्सन घर के अंदर बस क्लीनिंग वॉशिंग करता है, बाहर की दुनिया में वो ठीक ठाक मैनेज कर लेता है, पर हाइपर अवेयरनेस ओसीडी में तो हमेशा उसकी अवेयरनेस उसके साथ जारी है। सेंसरी मोटर ओसीडी में हमेशा उसके बॉडीली सेंसेशंस उसको एक्सपीरियंस में आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है एक पर्सन के लिए एश्योर्ड हो जाना, कॉन्फिडेंट हो जाना कि शायद ये ओसीडी उसकी कभी हट भी पाएगी या नहीं। ऐसे ही उनका मन उनको लगता है कि बस वो उन्हें परेशान करता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से ऑब्सेशंस चली ना जाएं। अब बात करेंगे कि किस तरह के कंपल्जन्स इन दो टाइप के ओसीडी पेशेंट्स में देखे जाते हैं। कंपल्जन्स एक ऐसा एक इनएफेक्टिव, मतलब एक अनसक्सेसफुल तरीका होता है जिससे कि इन ऑब्सेशन से आने वाली एंजाइटी और स्ट्रेस को टेम्परेरी बेसिस पर दूर किया जा सके। एक ऐसा प्रॉमिस होता है कि शायद अगर हम ये कंपल्जन परफॉर्म करेंगे तो इससे शायद परमानेंटली ऑब्सेशन चला जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कंपल्जन जितना ज्यादा एक पर्सन करता है, ऑब्सेशन उतना ज्यादा लौट लौट कर आता है।
अक्सर हाइपर अवेयरनेस या सेंसरी मोटर ओसीडी को दूर करने के लिए लोग कई तरह के कंपल्जन्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे अपना अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने का, अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ध्यान हटाते ही उनके मन में वो थॉट कुछ देर के लिए उनको एक्सपीरियंस नहीं होती या बॉडी सेंसेशन एक्सपीरियंस नहीं होती। कोई ऐसा म्यूजिक है या अपने एनवायरमेंट में कोई ऐसा कोई स्टिमुलस आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जिसको देखेंगे या मन में कोई ऐसी चीज लाकर उसे सोच लेंगे जिसमें कि उनका ध्यान चला जाए और उनका ध्यान अपने इस ऑब्सेशन की तरफ ना जाए। कुछ लोग मेडिटेशन माइंडफुलनेस को यूज करते हैं ताकि इन थॉट्स से अपने को बचा पाएं। कुछ लोग माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या योगा का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन थॉट्स को या इस तरह की ओवर अटेंशन को अपने अंदर से पूरी तरह से हटा पाएं। हालांकि ये जो मेडिटेशन होता है ये ओसीडी पेशेंट्स के लिए कई बार बहुत खतरनाक, बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में लोगों की अवेयरनेस और ज्यादा उनके बॉडी या माइंड पर जाने लगती है अगर वो सही तरह से मेडिटेशन ना करें। तो किसी की गाइडेंस में अगर मेडिटेशन ना करें तो उनकी ये जो अवेयरनेस है जो कि मेडिटेशन में और भी कई गुना बढ़ सकती है। इनफैक्ट कई लोगों का तो ओसीडी शुरू ही मेडिटेशन से होता है क्योंकि वो गलत तरह से मेडिटेशन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि ओसीडी होता है वो मेडिटेशन को या किसी भी टाइप का योगा या कुछ भी हो सकता है उसको एक रामबाण की तरह, एक परमानेंट इलाज की तरह यूज करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि मेडिटेट करने से ध्यान एकदम उनका अपनी आत्मा में या अपनी सोल, अपनी स्पिरिट में या अपने अंदर होने वाली एक एम्प्टीनेस, शून्यता में चला जाएगा या वो बिल्कुल थॉटलेस हो जाएंगे। कुछ ऐसा वो करने का प्रयास करते हैं जिसकी वजह से वो मेडिटेट करते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं और ऐसे में उनकी ब्रेन केमिस्ट्री में चेंजेस आ जाते हैं और उनका ओसीडी या तो शुरू ही इस तरह से होता है या फिर वो अगर ओसीडी से पीड़ित हैं तो ओसीडी उनका बढ़ सकता है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट जिनको ओसीडी है, खासकर हाइपर अवेयरनेस ओसीडी है, उनको एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस में ही माइंडफुलनेस या कोई मेडिटेशन रिकमेंड किया जाता है और एक पर्टिकुलर तरीके से ही उनको करने के लिए कहा जाता है। इनफैक्ट कई पेशेंट्स को तो कहा जाता है कि वो मेडिटेशन करना छोड़ दें, क्योंकि बहुत से दूसरे लोग या बहुत सारी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जिनमें मेडिटेशन या माइंडफुलनेस बहुत अच्छा इफेक्ट ला सकता है, ओसीडी पेशेंट्स में कई बार ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मतलब जितना फायदा लेना चाह रहे थे उतना ज्यादा नुकसान होने लगता है इस वजह से, क्योंकि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ये ध्यान देने की एक्टिविटीज हैं। आप ध्यान लगा रहे हो, इसको बोलते भी ध्यान है, ध्यान लगाएं मतलब मेडिटेट करें। तो जो नाम में ही ध्यान है तो सोचिए जब वो ओसीडी पर्सन जब करेगा तो अगर वो गलत तरह से करेगा तो उसका ये जो ध्यान लगाने की आदत है ये घातक साबित होगी। इसी तरह कुछ लोग अपने इन ऑब्सेशंस को दूर करने के लिए किसी काम में लग जाते हैं, वर्कोहॉलिक बन जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं, अपना माइंड इंगेज कर लेते हैं जिससे कि वो इन थॉट से दूरी अपना सकें। बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने काम से, अपनी पढ़ाई से या अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से। कुछ पेशेंट्स कोशिश करते हैं कि इन थॉट्स को सप्रेस कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, इनको दबाया जाए और किसी तरह से कुछ और सोचना शुरू कर दिया जाए या कहीं और अपना ध्यान ले जाएं। तो वो डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे और इन थॉट्स को आसानी से कई बार सप्रेस भी कर लेंगे, पर कई बार जब आसानी से सप्रेस नहीं हो पाती हैं थॉट्स तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। एक बहुत कॉमन बिहेवियर देखने में आता है कि जब बॉडीली सेंसेशंस पर ध्यान जाएगा, एक पर्सन को किसी बीमारी या किसी सिम्टम का डर होगा तो वो डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा कांटेक्ट करेगा, डॉक्टर शॉपिंग करेगा, नए नए डॉक्टरों से मिलेगा, बहुत सारा इंटरनेट पर डॉक्टरों के रिव्यूज पढ़ के उनको कंसल्ट करेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर उसमें बहुत एंग्जाइटी होगी तो हेल्थ एंग्जाइटी के भी सिम्टम्स पेशेंट्स में हो सकते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे कई तरीके के अलग अलग बिहेवियर्स लोग डेवलप कर लेते हैं अपने सेंसरी मोटर या हाइपर अवेयरनेस वाले ओसीडी को दूर करने के लिए। कुछ एडेप्टिव होते हैं तो कुछ नॉन एडेप्टिव होते हैं, कुछ मदद करते हैं तो कुछ मदद नहीं करते। कोई भी अटेम्प्ट जब पेशेंट ले रहा होता है अपने इस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए, वो ये नहीं समझ रहा होता कि ये जितने भी अटेम्प्ट्स लेता है उससे प्रॉब्लम वर्स होती है, क्योंकि उसका डर, उसका फियर, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है। बजाय इसके कि वो इन थॉट्स, सेंसेशंस या फीलिंग्स को हार्मलेस समझे, ऐसा देखे कि ये कुछ उसका नुकसान नहीं कर सकते, वो इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करे, वो उल्टे इसके अपने इन सेंसेशंस या थॉट्स को हार्मफुल मानने लगता है, नुकसानदेह मानने लगता है और वो बहुत सारे कंपल्जन्स में उलझ जाता है। और यही वो ऐसा फियर है, डर है जिस पर कि ट्रीटमेंट भी फोकस्ड होता है कि वो अपने इन सेंसेशंस, इन थॉट्स प्रोसेसेस से डरे ना, उन चीजों को धीरे धीरे उनसे जो डर आ रहा है उसको दूर कैसे करे। क्योंकि जितना वो इन थॉट्स को हटाने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा ध्यान जाएगा, उतना ज्यादा वो थॉट्स आएंगे। जितना ज्यादा वो इनको रेजिस्ट करेगा, इनको मन से या अपने शरीर से मिटाने की कोशिश करेगा, मतलब साइकोलॉजिकली किसी तरह से ये चीज इरेज हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उतना ज्यादा उसका ध्यान उन पर जाएगा और उतना ज्यादा वो परेशान करेंगी उसको थॉट्स और सेंसेशंस। तो डर जो है वो एक्चुअल में ओसीडी को फीड करता है, उसको बढ़ाता है, उसको भगाता नहीं है।
क्योंकि जितनी देर भी एक पर्सन अपने ओसीडी को अटेंड करेगा, कंपल्शंस करेगा, उसका डर हमेशा ऊपर से बना रहेगा, वो डर नहीं जा रहा, इस वजह से उसका ओसीडी नहीं जा रहा। तो इसी तरह से ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें, अब बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है इस तरह के ओसीडी का। तो ट्रीटमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल दिया जाता है, जिसके अंदर ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा काम करने वाला ट्रीटमेंट है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का इलाज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है, CBT का पार्ट है। इस ट्रीटमेंट की मदद से एक पर्सन अपने मन में उठ रही थॉट्स या अपने शरीर में होने वाली सेंसेशन से आने वाले डर का सामना करके उस डर को जाने देता है और धीरे 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 उसकी उन सेंसेशंस के साथ कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसका कंट्रोल आ जाता है, या ये कहें कि वो सेंसेशंस पर अब ध्यान नहीं जाता और वो सेंसेशंस तंग करना बंद कर देती हैं। साथ ही एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी भी पेशेंट्स को यूज करना बेहद जरूरी है। ये दोनों थेरेपीज ERP मतलब एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी मतलब ACT, जिसमें माइंडफुलनेस भी उसका पार्ट होता है, ये दोनों थेरेपीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं OCD के इलाज में, चाहे किसी भी टाइप का OCD हो, चाहे वो हाइपर अवेयरनेस हो या सेंसरी मोटर OCD हो। CBT या ERP और ACT किस तरह से सेंसरी मोटर या हाइपर अवेयरनेस में काम करती हैं, इसके बारे में आगे की किसी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसमें सिर्फ सिम्टम्स और उसके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उसके बारे में बात की। ये जो 2 OCD के टाइप बताए, इस वीडियो में सिर्फ इन पर जानकारी दी। इनके इलाज के बारे में किसी और वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि बताया, या तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है या फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो SSRI दवाइयां होती हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि किसी भी दूसरे OCD में दी जाती हैं, वही दवाइयां इसमें भी काम कर सकती हैं। काम कर जाए बहुत अच्छा, नहीं करें तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही होता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ गई हो तो वीडियो लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना। ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।